गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? बिट्टू सर के चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत खुशी की बात है। आज जो हमारा रियल नंबर का लास्ट क्लास है, लेक्चर नंबर 8। और जो भी बच्चे लोग लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 7 तक नहीं देखे हैं, बिट्टू सर गया चैनल में जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखें, सारा लेक्चर आपको वहाँ मिलेगा। और यहाँ हम क्या क्या बता चुके हैं ये भी आपको एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहला लेक्चर में आपको बताया गया है वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है, ये आपको फर्स्ट लेक्चर में मिलेगा। सेकेंड लेक्चर में आपको मिलेगा प्रमेय अपरमेय संख्या के बारे में, ये प्रमेय क्या होती है, अपरमेय क्या होती है। उसके बाद आपको थर्ड लेक्चर में मिलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में मिलेगा, और फोर्थ लेक्चर में मिलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। उसके बाद है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है अगला लेक्चर में। और उसके बाद आपका हो गया प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार। और उसके बाद आपको लेक्चर में मिलेगा, कह सकते हैं कि पिछले क्लास में हम बता रहे थे रूट 2 को अपरमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए कैसे कोई अपरमेय संख्या इसको कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो चलो थोड़ा सा बैक कर चलते हैं। रूट 2 को हम एक बार फिर लेकर के आपके सामने लेकर आ रहे हैं रिवीजन के लिए, थोड़ा सा फास्ट में। जिससे भी हमको अपरमेय संख्या सिद्ध करना है उसे हम क्या मानेंगे, परमेय मान लेंगे और उसके परमेय का दर्जा दे देंगे और सारा रोल नियम उसका लागू कर देंगे। चलिए, तो थोड़े समय के लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि इस बार हम मान लेते हैं √3 को अगर हम अपरमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चे लोग कृपया यहाँ ध्यान से देखेंगे। √3 को हम क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या। जब √3 को परिमेय संख्या मान लिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 बराबर P/Q लिख सकते हैं। जहां क्या होगा, PQ क्या होगा, हमारा एक पूर्णांक होगा, और यह भी बोल सकते हैं सह अभाज्य संख्या भी होगा, सहअभाज्य संख्या। जहां ये भी होना चाहिए Q डज नॉट इक्वल टू 0। पूर्णांक तो होना चाहिए, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या। पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, उसका जो P और Q का जो मसा है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब वर्ग कर देते हैं तो √3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका P/Q का क्या होगा, वर्ग होगा। बच्चे लोग कृपया ध्यान से यहाँ देखेंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ देखिए P² बटा क्या हो गया, Q²। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P² बराबर 3Q²। ध्यान दीजिए, यहाँ हो गया इस रूप में। यानी कहने का मतलब है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यहाँ शेषफल कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। यानी 3 जो है P² को विभाजित कर रहा है, यानी 3 P को भी विभाजित करेगा। समझिएगा, P3 जो है P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 3 जो है P को भी विभाजित करेगा। समझिएगा, पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं, विभाजित करेगा। इसी प्रकार से हम अगला पूर्णांक मान लेते हैं कि P बराबर है जो हमारा 3m है, या 3r भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अब क्या करेंगे, इसको मान लिए, क्योंकि 3Q के रूप में है तो बिना स्क्वायर है तो बिना स्क्वायर के रूप में मान लिए हम। तो मान लिए P बराबर 3r। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 1। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² बराबर 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा P² बराबर 9r²। देखिए ये P² का मान हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। P² का मान समीकरण 1 में रखने पर P² का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो गया हमारा P² के जगह पर देखिए क्या मान आया, P² का मान क्या आया, 9r²। अब हम समीकरण 1 क्या था हमारा, P² बराबर 3Q²। तो P² बराबर था हमारा 3Q², और ये P² के जगह क्या लिख सकते हैं,
9r² लिख सकते हैं, समझिएगा यहाँ 9r² बराबर क्या है 3q²। तो देखिए 3 तिया 9 यानी कि 3 बोल सकते हैं, 3 बार में डिविजल हो गया 3r² बराबर q²। तो इसको ये भी लिख सकते हैं q² बराबर 3r², समझिएगा। यानी 3 जो है q² को विभाजित कर रहा है, 3 जो है q को भी विभाजित करेगा, अभी निकले नहीं, समझिएगा। 3 जो है q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो देखिए 3 जो है q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2, यह निष्कर्ष 1 हो गया, यह निष्कर्ष 2 से ये पता चल गया कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है, क्योंकि P और Q को 3 विभाजित कर रहा है, अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 3 है। अतः जो हमारी मान्यता थी √3 को जो परमेय माने थे, ये मान्यता क्या हो गया गलत हो गया। हम कह सकते हैं √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे लोग आप कि बिल्कुल ही आपको इस चीजों को आप समझ गए होंगे। आज हम लेकर के चलते हैं, इस चीजों को हम पिछले क्लास में भी बताए थे, आज हम लेकर के चलते हैं अगला जो हमारा इसी पर रिलेटेड है 1/√2 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो इस चीजों को जो बच्चे लोग नहीं जानते हैं, कृपया आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करके बताएं। बच्चे लोग बहुत ही कम कमेंट करते हैं, इससे पता नहीं चलता है कि बच्चे लोग को समझ में आया है कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आया है तो आप बिल्कुल यस सर लिख करके कमेंट करिए, और समझ में नहीं आया तो आप लिखिए नो सर समझ में नहीं आया है, ताकि मैं समझ सकता हूं कि बच्चे लोग को कितना बच्चे को समझ में आया और कितना बच्चे को समझ में नहीं आया, ताकि मैं आगे भी इस लेक्चर को सुधार सकूं। तो चलिए 1/√2 को सिद्ध करना है हमारा कि क्या है अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल जिस तरह से अभी हम किए सिंपल, उसी तरह से इसको भी हम प्रूफ करेंगे, और कुछ और भी सिंपल तरीके हैं उसको भी हम आपको सामने लेकर के आएंगे। तो पहले 1/√2 को देख लीजिए किस तरह से हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले बताए थे कि विरोध इसको मानेंगे, अगर ये अपरिमेय है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या मान लेंगे परिमेय मान लेंगे कि 1/√2 ये कौन सी संख्या है, मान लेते हैं क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या किए हम मान लिए, माना कि जब मान ले इसको तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके सारा नेचर इसमें दे देंगे, सारा गुण, और जहां लिख सकते हैं PQ पूर्णांक एवं सह अभाज्य संख्या तथा Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो चलिए अब क्या करते हैं, जिस तरह से उसमें करते थे बोथ साइड स्क्वायर, यहाँ भी वही कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो 1/√2 है, इसका स्क्वायर कर दिए, उसके बाद P/Q है, इसका भी क्या कर दिए हम स्क्वायर कर दिए। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √2 का स्क्वायर हो गया √4, समझिएगा ध्यान से, और यहाँ हो गया P² बटा Q²। तो 1/4 का वर्गमूल हो गया 2 बराबर P² बटा Q²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम Q² बराबर 2P²। तो देखिए 2 जो है Q² को यहाँ क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, क्योंकि यहाँ का मान कुछ नहीं क्या है 0 है। तो ये कब हो सकता है Q² बराबर 2P² कब हो सकता है जब 2 Q² को विभाजित किया होगा, यानी कि यहाँ 2 Q² को विभाजित करता है, अतः 2Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। ये पहला हमको निष्कर्ष निकल गया। अब हम आगे देखते हैं। अब इसको देखिए Q² और 2P² है, तो हम मान लेंगे Q बराबर मान लेंगे 2R, क्योंकि 2R के 2P के रूप में P के कोई क्या है पूर्णांक है, यहाँ PQ क्या है पूर्णांक है। अब इसको भी क्या करेंगे जिस तरह से ये है उसी रूप में मानेंगे। अब इसका भी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे,
दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 2r के होल स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। देखिए ऐसा क्यों क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वायर के रूप में था, तो इसको देखिए 2q के रूप में, तो q बराबर 2q मान लिए, 2r मान सकते हैं, 2m मान सकते हैं, 2p कुछ भी आप मान सकते हैं। ये क्या है, भागफल का काम कर रहा है, पूर्णांक का एक है भागफल, क्या पूर्णांक है, कुछ भी पूर्णांक मान सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं r बराबर क्या है, एक पूर्णांक है, समझिए। तो यहाँ देखिए ये क्यू स्क्वायर, ये समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 में इस क्यू स्क्वायर का मान क्या करेंगे, रख देंगे। समीकरण 1 में क्यू स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर का मान रख। देखिए यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर, क्यू स्क्वायर का मान क्या है, 4r स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर पर लिख देंगे 4r स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, और यहाँ आपका हो गया क्या, 2r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। तो 2 देखिए यहाँ p को भी विभाजित कर रहा है, 2 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, अतः लिख सकते हैं 2 जो है केवल p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। चलिए ये निष्कर्ष 2 निकल गया। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 से ये पता चलता है कि p और q में एक उभयनिष्ठ निम्नखंड क्या है, 2 है। q भी 2 से विभाजित था, p भी क्या है, 2 से विभाजित था, तो p और q में उभयनिष्ठ निम्नखंड क्या हो गया, 2 हो गया। ये आपको लिखना है कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 से यह पता चलता है कि p और q में उभयनिष्ठ निम्नखंड 2 है, अर्थात हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः कह सकते हैं कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल आई होप बिल्कुल आप इस चीजों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो बच्चे लोग इस समझ में अगर नहीं आया है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, मैं फिर से इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा। बिल्कुल बाकी सेम चीज था, कुछ था ही नहीं इसमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे, वहां पहले क्यू को विभाजित कर, वहां पहले पी का कर रहा था, यहाँ क्यू का किया, उसके बाद हम पी के बराबर लेके चले आए। बिल्कुल सेम चीज है। अगर तब भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि सर 1/√2 वाला मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से आपको इसके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको बेहतरीन से समझाने का एक कोशिश करूँगा। तो चलिए कुछ मोटिवेशन के लिए लेके आते हैं। ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब आग लगी हो सीनों में। तो आई होप बिल्कुल आप इससे मोटिवेट होते रहिए और बिट्टू सर गया चैनल में आप प्रतिदिन इस आपको एक लेक्चर मिलेगा, इस लेक्चर को जरूर देखिए। अगला हमारा जो चैप्टर चलेगा वो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। अगर आपको कोई भी लगता है इस कौन सा चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताएं कि ये चैप्टर हमको पढ़ना है, ये चैप्टर स्टार्ट करिए सर। तो सभी लोग को देखेंगे किसका ज़्यादा यहाँ है संख्या है, कौन विद्यार्थी हैं जो ज़्यादा पढ़ना चाह रहे हैं किस चैप्टर को, उसके अनुसार से हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। और आप लोग जितना भी हम बताएं इस लेक्चर के, इसके अनुसार आप बुक कब लगा सकते हैं, एनसीईआरटी का, भारती भवन का, केसी सिन्हा का, जो भी आपके पास बुक है, बुक से प्रॉब्लम बनाइए। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज तक इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।